Guys, welcome to my channel. So today I'm going to provide you with very important diagrams from the chapter Life Process Biology. So if you guys don't know me, let me introduce myself. My name is Kushi and I have just passed my class 10 in the previous year only. I have scored and 90 percentile. So yeah, let's start the video without any delay. So I have made this PDF for you guys. So it is the chapter 1 of Biology that is life. Show you the first picture which I have brought is this one. It's 5.1 from biology. Okay, it's 5.1. You can see it's 5.1. Okay, it's 5.1. So, okay, so listen, examiner will not ask you to draw this. No, it will not. Okay, what they ask is, I've written one question. Okay, just remember it. Why, the question will be asked like this: why lower epidemics has more stomata? So your answer would be to prevent evaporation. देखो होता क्या है ना कि लोअर एपिडेमिक्स और अपर एपिडेमिक्स होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ कहीं, देखो यहाँ पे, ये रहा आपका अपर एपिडेमिक्स, है ना, ये रहा आपका अपर एपिडेमिक्स। यहाँ पे स्टोमाटा जो है, ये वाले जो स्टोमाटाज है ना, ये अम, ये वाले हैं, सॉरी, ये पूरा ही है स्टोमाटा। मैं कैसे कहूँ, ये पूरा ही पार्ट ही स्टोमाटा का है। देखो ये जो अपर एपिडेमिक्स है वहाँ पे कम स्टोमाटा होता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर एपिडेमिक्स, क्योंकि जो देखो अगर ऊपर में ज़्यादा स्टोमाटा अगर रहेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी ना, इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। अगर इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा वाटर लॉस होगा, वाटर तो जल्दी-जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा ना। सो टू टू मिनिमाइज़ इट, लोअर इट, जो तुम समझो। उसको करने के लिए क्या होता है कि प्लांट्स में एक फीचर होता है कि उनके लोअर एपिडेमिक्स में ज़्यादा स्टोमाटा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अपर एपिडेमिक्स। तो क्वेश्चन जब मैं मतलब बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो रही थी, तो सैंपल बहुत सारे मैंने सैंपल बनाया है, मैं उसके बारे में भी कभी डिस्कस करूँगी। तो उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस करा था कि ये क्वेश्चन they asked that in 2010 or 15, I guess, they have asked that why lower epidemics has more stomata than the upper epidemics. So you can explain it very clearly. I have discussed it all, and nothing else they would ask. Okay, only this part is important, nothing else. Okay, let's move on to the next. Open and close stomatal pore. So guys, listen to me carefully. ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। क्यों प्रैक्टिस कर लेना? देखो, अगर अगर मान लो अगर लॉन्ग में ये आता है, आप क्या कर सकते हो, आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। और सुनो, बोर्ड की पेपर आप जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो ना, जितना थोड़े-थोड़े डायग्राम्स बना दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट कर दो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स देखो, बोर्ड्स के पेपर ना आप जितना अच्छा लिखो यार, मैं तो यही बोलूँगी। जितनी जल्दी आप ये समझ जाओ ना वही बेटर है। हैंडराइटिंग अच्छी करना, पॉइंट वाइज़ लिखना और कुछ-कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन आएगा, तो आप बना सकते हो, ठीक है? देखो क्वेश्चन इसमें भी पूछा अगर एमसीक्यूज़ में या फिर केस बेस भी बनती है ना, तो अगर केस बेस बनेगी तो क्या बनेगी? आपसे पूछा जाएगा, ये तो लेवलिंग तो एकदम प्योरली एकदम हार्टी एकदम अच्छे से देख के जाना यार, लेवलिंग बता रही हूँ, ठीक है? देखो, ये जो पार्ट्स है ना, जैसे कि ये गार्ड सेल, है ना? स्टोमाटल पोर्स, स्टोमाटा, फीचर्स ज़रूर देखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बस लेवलिंग, लेवलिंग, लेवलिंग। अरे नहीं, लेवलिंग से भी इम्पोर्टेंट वो क्या पूछेंगे, इसका फीचर क्या है ना? देखो, गार्ड सेल का मैंने सब लिख रखा है, क्योंकि मुझे पता है ये सारे पूछे जाते हैं। देखो, गार्ड सेल का क्या फीचर है? रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, दैट्स इट। ओपन होने में, क्लोज़ होने में, स्टोमाटा ओपन होने में, क्लोज़ होने में मदद करता है, दैट्स इट, ओके। स्टोमाटल पोर, अब पोर कौन-सा पार्ट है? ये वाला ग्रीनिश ये वाला पार्ट है। इसका भी कोई फीचर है? यस, इसका भी फीचर है। ये कंट्रोल करता है गैस एक्सचेंज। गैस अंदर-बाहर इसी पोर से जाता है, इवन वाटर भी इसी पोर से अंदर-बाहर जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो ये वाली देखो, क्लोरोप्लास्ट। बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हम लोग पढ़े थे ना, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज़ली बोलो बुक के अकॉर्डिंग जाओगे तो इसका आंसर ये होगा, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को टू केमिकल एनर्जी, ठीक है? दिस इज़ योर आंसर, तो दैट्स इट। इस डायग्राम में बस यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, ये एक्सपेरिमेंट मैं लाई हूँ, ये सब डायग्राम बनाना नहीं है आपको, प्रैक्टिस नहीं करना, बस जानना है। ये एक्सपेरिमेंट याद रखना, इससे केस बेस बनता है। अगर आप ओसवाल के पेपर उठाओगे ओसवाल, सो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं लिख कर लाई हूँ गाइस, डोंट वरी। देखो, व्हाई डज़ दिस एक्सपेरिमेंट डन, ठीक है? एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ था? तो मैं देखो ऐसे थोरली बता रही हूँ, आप लोग लिख लो, ठीक है? देखो, ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले इसलिए हुआ था कि हम लोगों को ये शो करना था दैट CO2 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल, दैट्स इट। तो ये केस बेस में पूछे गए, आप ओसवाल की बुक उठाओगे आपको मिल जाएगी, और ये आया भी है 2019 में, इट हैज़ केम। देन use of KOH, यहाँ पे KOH का क्यों यूज़ किया गया है? So write in your copy that KOH has been, that is potassium hydroxide, has been used in it to as KOH absorb CO2, मतलब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा वो सब एब्जॉर्ब कर लिया था। इसीलिए एक प्लांट में हम लोग KOH का सोल्यूशन रखे थे और दूसरे में नहीं रखे थे। तो जिसमें रखे थे उसमें से CO2 सारा हट गया। उसके बाद जब हम लीफ का स्टार्च टेस्ट किए तो पता चला कि उसमें तो फूड बना ही नहीं, यानी वो उसमें स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं था, फूड बना ही नहीं उसमें। तो इससे पता चलता है दैट CO2 इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद वाई वी पुट इट फॉर 3 डेज इन डार्क रूम, 3 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट में लिखा है, 3 दिन के लिए आपको डार्क रूम में इस प्लांट को स्टार्टिंग में ही रख देना है। क्यों रखे थे? ताकि प्लांट अपना जितना भी स्टार्च स्टोर्ड है उसको यूज़ कर ले, तभी तो वो नया स्टार्च बनाएगा ना। और नया स्टार्च बनाने के लिए उसको CO2 की ज़रूरत होगी, और वही CO2 हम लोग एक में देंगे, एक में नहीं देंगे, KOH से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, दैट्स इट। नाउ यार, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखो, ये वाला डायग्राम अगर हो सके तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? प्री बोर्ड में आ जाते हैं ये।
फिर बोर्ड में ड्रॉ करने आ जाते हैं। कभी आपको बोलेंगे कि डायफ्राम बनाओ, स्टोमेटा बनाओ, उसके लिए तो आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो या ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना विद लेबल्ड पार्ट। लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसमें लेबलिंग देख लेना और एक बार डायग्राम का प्रैक्टिस जरूर करके जाना। ये पढ़ लो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मैं बार बार आपसे पूछी जाएगी ये क्वेश्चन, एकदम इसको रट लेना। ग्लूकोज दैट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल सबसे पहले साइटोप्लाज्म में टूटता है पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है प्लस एनर्जी। उसके बाद अगर आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे हो, ठीक है, ये ईस्ट में देखा गया है। तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है, ये लर्न कर लेना। लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की लैक है मतलब हल्का फुल्का में थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन जा रही है, उस केस में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है। अगर आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में लॉट ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हो, उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, जो कि कहाँ पे होता है ये प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इस तरह से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेना आगे ये वाली डायग्राम। ये डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से मैं वही बोलूँगी, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बनाकर देख लेना, है ना। यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी अवेलेबल है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कर सकते हो आप। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये लेवलिंग पार्ट, और इसमें भी लेवलिंग पार्ट में ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये फायरिक्स फेरिंग्स और ये लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो लैरिंग्स, लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, ठीक है, लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है। वहीं फेरिंग्स जो है ये देखो लैरिंग्स के ऊपर है ये, ठीक है। तो लेवलिंग इसका याद है, लेवलिंग आती है। फिर नेसल पैसेज कहाँ पे है, जिसको नेसल कैविटी भी बोलते हैं, ये नेसल पैसेज यहाँ पे। तो ये इसका ये जो लेवलिंग पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। फिर से ये डायग्राम भी आप बना लेना एक बार। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप कहते हैं ना। ओके ओके ओके। देखो हर्ट की डायग्राम मैं बता रही हूँ, ये कभी नहीं आता बोर्ड्स में, ये आपको बनानी नहीं आएगा। क्या आएगा, बस इस डायग्राम को आपको पढ़ना है। ऑक्सीजन कब कहाँ से आ रही है, कब कहाँ से जा रही है, एओर्टा से पूरे बॉडी में जा रही है ना, एओर्टा से पूरी बॉडी में जा रही है। तो फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन से कहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, लेफ्ट आर्टरी में क्या हो रहा है, राइट आर्टरी में क्या हो रहा है, ये बस आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कहाँ से क्या प्रोसेस हो रहा है। डायग्राम ये कभी नहीं आएगा, इसलिए फालतू का टाइम मत वेस्ट करना। मैं बहुत टाइम वेस्ट करी थी इसमें, उसको प्रैक्टिस कर करके। बट बाद में मेरी बायोलॉजी की टीचर मेरे को स्कूल में बोली कि इट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, ड्रॉ हर्ट, ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको हर्ट बनाना है, ठीक है। था 5.11 में देखना, उसमें आपको पैसेज बताना था, मतलब डबल सर्कुलेशन वाला क्वेश्चन में ये आता है। हाँ देखो इसमें क्वेश्चन रहता है डबल सर्कुलेशन वाला। डबल सर्कुलेशन में एक तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करो डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। तो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, एक बार तो पूरे बॉडी से आपका हर्ट में आता है, और एक बार हर्ट से पूरे बॉडी में जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सिमेटिक सर्कुलेशन होती है, मैं थोड़ी भूल गई हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में ये क्वेश्चन, तो उसमें ना बुक में 5.11 में आप डायग्राम देखोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट है, उतना डिफिकल्ट नहीं बनाना, सिंपल सा देखो। सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा ना आपको, सिंपल से आपको ये डब्बा बनाना, ठीक है, बॉक्स बना के लंग्स लिख देना ऊपर में, नीचे में बॉडी ऑर्गन्स, एंड ये आपका हार्ट दिखा रही है, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ये हार्ट मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ दिखाना कि राइट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रहा है, जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है, ताकि वो प्योर हो जाए। अब इस लंग्स से वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में बदल कर ये पल्मोनरी वीन लेके आ रहा है राइट एट्रियम में। फिर ये राइट एट्रियम में आ गया, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। ये बॉडी में से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो वापस से जाता है हार्ट में थ्रू राइट एट्रियम के थ्रू, और राइट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में है, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में गया, लंग्स में, तो ये पूरा सर्कुलेशन इस तरह से होता है। तो हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं ईजी वे में आपके लिए लाई थी, ईजी है बहुत, अदरवाइज अगर आप बुक के देखोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नाउ द लास्ट डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जब मैं क्लास 10 में थी तो मुझे तो ये भाई साहब इतनी बड़ी रॉकेट साइंस लगती थी, मैं बता भी नहीं सकती, बट इट इज़ वेरी सिंपल, बिलीव मी इट इज़ वेरी सिंपल। मतलब इतनी वीडियोस देख ली ना, इतना प्रैक्टिस कर ली कि बड़ा सिंपल लगता है। देखो मैं बनाकर भी लाई हूँ, ये ये ऐसा लग रहा है ना खिचड़ी टाइप का, बट ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मैं यहाँ पे बना भी सकती हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। देखो कुछ नहीं करना, आपको देखना बस, ये ऐसे बॉक्स बनानी है पहले, ठीक है। उसके बाद यूँ ऐसे आपको निकालना है, अभी पूछना मत क्या है, बस देखते जाओ। छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं, बन गया। अब यहाँ पे जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ये डबल लाइनिंग कर देना। उसके बाद लंबी सी, फिर से जिग जैग जिग जैग जिग जैग, इस समय डबल लाइनिंग होगी। फिर यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट बना लेना, सर्कल सर्कल ना, यहाँ से जो वी निकलेगा वो पूरे इसमें आपको घुमा देना। That's it। यहाँ से एक हम यहाँ पे रीनल वीन को इस तरह से शो कर देंगे, दैट्स इट। क्या है ये, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। डायरेक्शन देख लेना यहाँ से नीचे की तरफ। उसके बाद अगर लेवलिंग की बोलो तो ये है वुमेन्स कैप्सूल, ये आउटर वाली पार्ट, ये आउटर वाली पार्ट वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद
ये वाली जो पार्ट है ना, ये डॉट डॉट अंदर वाली जो पार्ट है, ये है आपका ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस। देन ये जो ज़िगज़ैग वाली पार्ट, इसको ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। उसके बाद ये जो लूप्स है ना, ऐसे लंबे-लंबे से, इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनल्स, ऑफ हेनल्स। देन द लास्ट पार्ट इज़ दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। एंड दिस ब्रांच ओनली, दिस इज़ ब्रांच ऑफ रीनल वीन है ये, ठीक है? वीन है। देन या दैट्स इट। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सिंपल बना दी हूँ, वरना ये वाले आप देखो क्या है, खिचड़ी बना के रखा है इन्होंने। चलो कोई नहीं, आप इसको बना लेना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फुल मार्क्स मिल जाएंगे गाइस, बस मुझे फॉलो करो। So these are your important diagrams with pure explanation. Okay, so let me know in the comment section if you like it or not, and do subscribe to my channel, guys. That's it. Thank you. Bye bye.